Okay, friends, once again, welcome back after Diwali. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. We are discussing a very interesting chapter that is a rotational motion. And friends, so far we had completed the theory of this chapter. Still, some numericals are left. Today, we are going to discuss a very interesting numerical. आप थोड़ा यहाँ पे सोचने का ट्राई करना, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के थोड़ा सोचना, और हम ग्रेजुअली थोड़ा आप बताना, थोड़ा मैं आपको सिखाऊंगा, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो इलस्ट्रेशंस हम देखते हैं, तो इलस्ट्रेशंस कौन से बाकी है अब देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन अगर देखें तो 1 2 3 4 मैंने करा दिया होगा, 5th भी कंप्लीट हो गया होगा, 6th मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 7th दैट इज कंपेटिबल विद द फोर्स कपल, वो थ्योरी के रिगार्डिंग ये है। 8 मैंने लास्ट में कराया था, राइट। अब 9th, आज हम 9th डिस्कस करेंगे। 10 11 12 आई थिंक हमने लास्ट में कर दिया है, 13 भी हो गया है, 14th 15th 14th भी शायद मैंने करा दिया है, 15th हम करेंगे आज, 16 हो गया। चलो लेट अस डिस्कस द 9th इलस्ट्रेशन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन नंबर 9 के फिगर आपके क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। देखो क्या लिखा हुआ है कि अ 3 मीटर लॉन्ग लेडर weighing 20 kg बिन्स ऑन अ फ्रिक्शनल लेस वॉल। अब ये जो वॉल है ना, वो तो फ्रिक्शनल लेस है, जो वर्टिकल वॉल है वो फ्रिक्शन लेस है। चलो मैं फिगर को ही निकाल देता हूं, हम खुद इसको इमेज करेंगे और खुद फिगर बनाएंगे। ऐसा दिया हुआ है कि एक लेडर है और वो वॉल के साथ वहां पे पड़ा हुआ है। ओके, तो ये है, जो है दैट इज अ वॉल, और ये जो है वो ग्राउंड सरफेस है। ओके, और वहां पे एक लेडर को हम रखेंगे। सो दिस वन इज अ लेडर। चलो, तो ये लेडर है। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इट्स फिट रेस्ट ऑन अ फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल एज शोन इन फिगर। अच्छा, फिगर हमको दिया हुआ है, फिगर ऑलरेडी हमको प्रोवाइड किया हुआ है, तो लेट अस टेक दैट फिगर। ओके ओके, तो यहाँ पे फिगर तो दिया होगा आपको, बट ये जो फोर्सेस है ना, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया होगा। फिगर आपको दिया होगा बट फोर्सेस आपको प्रोवाइड नहीं किया होगा। और यहाँ पे देखो, हम एक काम करते हैं, फिगर को निकाल ही देते हैं, बिकॉज फोर्सेस हमको हमको बताना पड़ेगा। तो वो तो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, बट एक्चुअली वो आपके एग्जाम पे नहीं देंगे, तो ये ही फिगर को ध्यान में रखो भी, मैंने जो यहाँ पे लिया हुआ है। मुझे ये बताओ कि लेडर का जो लेंथ है वो कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है लेडर का लेंथ? 3 meter. 3 मीटर। और ये जो लेडर है वो कौन से डिस्टेंस, ये जो वॉल है, वॉल से कितने डिस्टेंस पे उसका जो एंड है वो कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ? 1 meter. 1 meter. तो क्या ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ऐसा दिया हुआ है? तो कैन यू फाइंड दिस मच डिस्टेंस बाय द पाइथागोरस? Yes, sir. तो कितना मिलेगा मुझे ये बता दो। चलो, ये डिस्टेंस कितना मिलेगा? 2√2. हाँ, तो ये 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मतलब 8 रूट 8 का मतलब 2√2। चलो, इतना पता चल गया आपको। Yes, sir. चलो, अब क्या है क्वेश्चन? फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो
वॉल एंड फ्लोर का रिएक्शन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कोई भी सरफेस जो होती है ना, वो दो टाइप के फोर्स प्रोड्यूस करती है। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करती है एंड एक नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपको रिएक्शन फाइंड करना है, रिजल्टेंट रिएक्शन, तो आपको थ्योरी में मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो रिजल्टेंट रिएक्शन आपको फाइंड करने के लिए रूट में एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो ये चीज आपको क्लियर है। Yes, sir. कोई भी सरफेस है ना बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर दो टाइप के फोर्स प्रोड्यूस करती है। एक जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, और दूसरा सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स होता है। दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बट यहाँ पे कोस 90 रहेगा, कोस थीटा कोस 90 जीरो होता है, तो थर्ड टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो चलेगा। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है रिएक्शन बाय द ऑन द रिएक्शन ऑफ द वॉल एंड फ्लोर। बट अगर वॉल के बारे में सोचते हैं, वॉल के बारे में, तो वहां पे ऐसा दिया हुआ है कि वॉल तो कैसा है, Frictionless. तो वॉल का जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा ओनली, Normal. हाँ नॉर्मल। तो वॉल के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट इज जस्ट अ नॉर्मल। अब एक काम करते हैं, लेडर के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो हम सोच लेते हैं पहले। लेडर कौन कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे चलो कोई बताएगा लेडर के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सबसे पहले वॉल के बारे, वॉल वॉल का जो कांटेक्ट है वहां पे देखो, तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा लेडर के ऊपर, नॉर्मल। नॉर्मल। इसको मैं n1 बोल देता हूँ। ऐसा पॉसिबल है कि नोटेशन जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो यहाँ पे मैच ना करे, आपके सॉल्यूशन के जो फिगर सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे मैंने, उसके साथ मैच ना करे। बट जो मेथड होगा और जो आंसर आएगा वो तो लास्ट में विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर नोटेशन वो तो जो सेम ही आएगा। मैं यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको n1 बोल देता हूँ। एंड दिस इज जस्ट नॉट द नॉर्मल फोर्स, इट इज ऑल्सो द रिएक्शन ऑल्सो। मैंने ऐसा बोला कि ये जस्ट ये जो n1 है वो जस्ट n1 नहीं है, बट वो r1 भी है। क्यों? बिकॉज वॉल कैसी है, Frictionless. फ्रिक्शनल लेस है, तो उसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वही उसका क्या हो जाएगा, Reaction force. रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। चलो इतना समझ में आया आपको। Yes, sir. चलो एक ये होगा लेडर के ऊपर, दूसरा कोई फोर्स प्रोड्यूस होगा लेडर के ऊपर, लेडर के ऊपर दूसरा कोई फोर्स प्रोड्यूस होगा, बताओ। सर ग्राउंड के Weight. द्वारा लगेगा ना। माँ जी। हाँ उसका खुद का वेट। देखो एक चीज कंफर्म्ड है कि खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए तो बोलता हूँ कम खाओ गम खाओ। और जो वेट होता है वो कौन से पॉइंट पे लगता है, सेंटर पे। उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो कितना डिस्टेंस होगा ऊपर और नीचे की साइड, ये 3 मीटर का लेडर है तो दोनों साइड कितना कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 1.5। तो ये हो गया वेट। चलो ये दूसरा फोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी अभी और दो फोर्सेस लेडर एक्सपीरियंस करेगी, कोई बताएगा। सर ग्राउंड के द्वारा लगेगा ना, ग्राउंड के द्वारा लीडर पे। ग्राउंड के द्वारा दो फोर्सेस लगेंगे लेडर के ऊपर, कौन कौन से फोर्सेस, फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, वेरी गुड। अब कोई मुझे बताएगा ग्राउंड के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन होगा, ग्राउंड के अपवर्ड। जो Upward. नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर। ऊपर की तरफ लगेगा। उसको मैं n2 बोल देता हूँ, n2। नोटेशन शायद अलग हो, ऐसा पॉसिबल है, बट वो कोई मतलब नाम में क्या रखा है काम देखो, तो ये हो जाएगा n2। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट चलो मुझे बताओ, जो ग्राउंड है वो और एक फोर्स प्रोड्यूस करेगी लेडर के ऊपर, कौन सा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। मुझे ये आप मुझे बताओ कि वो फ्रिक्शन में कहाँ पे लगाऊं, ऊपर नीचे राइट। सर राइट राइट साइड थोड़ा। अच्छा आप बोल रहे हो राइट, मैं फ्रिक्शन राइट साइड लगाऊं क्या। अच्छा मुझे ये Left. लेडर अगर अगर सोचो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो लेडर कौन से साइड मूव हो जाती, अगर Right.
तो लेडर राइट साइड चली जाती है ना, तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है कि इंपेंडिंग मोशन को अपोज करता है। इंपेंडिंग मोशन मतलब जो होना चाहिए बट नहीं हो रहा है, उसको इंपेंडिंग मोशन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए कंपल्सरीली? लेफ्ट। लेफ्ट साइड में। क्या ये बात आपको समझ आया? ये फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में मैंने क्यों बताया? यस सर। चलो ये बात आपको समझ में आया। चलो इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा लेडर के ऊपर? इसके अलावा और कोई फोर्स लगेगा लेडर के ऊपर? नहीं लगेगा। जितने फोर्स होने थे वो हो गए। हाँ, अगर वॉल फ्रिक्शनलेस नहीं होती तो क्या होता? तो वॉल के द्वारा भी एक फ्रिक्शन लगता, और वो कौन से डायरेक्शन में लगता? अगर डाउनवर्ड। हाँ, अपवर्ड। नहीं 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 नहीं, अपवर्ड। अपवर्ड आएगा ना। लेडर का इंपेंडिंग मोशन कौन से डायरेक्शन में होता? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन अपवर्ड आता ना। वॉल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आया बात समझ में? बट यहाँ पे तो वॉल फ्रिक्शन लेस ही है, तो इसलिए वॉल का फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो यस सर। दिस लेडर विल एक्सपीरियंस ओनली फोर फोर्सेस: normal reaction by the wall, normal force by the ground, and frictional force by the ground and its own weight. तो इतने फोर्सेस उसके ऊपर लगेंगे। चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लीनियर और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचेंगे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में सोचना है तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो। तो उसके हिसाब से मुझे बताओ कि मुझे दो इक्वेशन लिखना है। N1 plus N2 is equal to W. चलो देखो, आप सर ये तो एक्स डायरेक्शन कंसीडर करो, वाई डायरेक्शन कंसीडर करो, फिर सोचो। इसको मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन है और मान लो कि ये वाई डायरेक्शन। अब शांति से सोच के बताओ मुझे। N1 is equals to F। हाँ, अब बराबर है। देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, तो बोले एक्स डायरेक्शन में एक N1 है, एफ है। देखो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है वो एफ है। वो दोनों अपोजिट साइड है, बट इक्विलिब्रियम कब होगा? N2 is equals to W। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? और वाई डायरेक्शन में कौन कौन यस सर। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस? N2 is equals to इक्वल्स टू W। डब्ल्यू। वेरी N2 is गुड। equal to W. चलो इतना सब कुछ समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे अप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे? Rotational equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। और मुझे ये बताओ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब रिजल्टेंट टॉर्क जीरो। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आप कोई भी पॉइंट को कंसीडर करके रिजल्टेंट टॉर्क फाइंड कर सकते हो। तो आप चाहे जो करना, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, कोई भी पॉइंट लेके आपको कर सकते हो। तो रेफरेंस पॉइंट मैं यहाँ पे है ना ये लेता हूँ। देखो ये पॉइंट ओ है ना, उसको मैं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। इसको इसको ये पॉइंट ओ को मैं रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूँ। सो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ भैया? विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप रेफरेंस पॉइंट कोई भी कंसीडर करके टॉर्क जीरो कर सकते हो। मस्ट बी जीरो। मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज अ टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो, बिकॉज यहाँ पे रोटेशन भी नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट जो है ना वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, वो रोटेशन नहीं कर रहा है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगा। अब रिजल्टेंट टॉर्क जीरो, तो फ्रेंड्स
चलो अब मुझे ये बताओ कि अब मैंने है ना ये पॉइंट कंसिडर किया है, आई हैड जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो मुझे ये पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किसी को याद है कौन सा वाला टॉर्क पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है? एक साइन कन्वेंशनल मैंने आपको बताया था, वो कोई बताएगा? एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। एंटी रॉन्ग, क्लॉकवाइज रॉन्ग, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना, ये साइन कन्वेंशनल है। तो जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है उसका टॉर्क आपको पॉजिटिव लेना है, जो फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराता है उसका टॉर्क आपको नेगेटिव लेना है। तो चलो कितने फोर्सेस है? तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। चलो अब ये सबसे पहले N1 के बारे में सोचो। तो N1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, N1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है और हमारा रेफरेंस पॉइंट वो यहाँ पे है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 2 2 root 2. 2 root 2. परफेक्ट। तो ये N1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा N1 के रिस्पेक्ट में, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट से N1 का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा दिस मच। और ये कितना होगा? तो ये सामने के साइड देख लो तो आपको पता चल जाएगा, वो तो 2 रूट 2 है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 रूट 2। बट सोच के बताओ पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ? आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे पकड़, ये रोड को आपको यहाँ पे पकड़ना है और N1 का टप, मतलब N1 के साइड फोर्स लगाओ रेड ये लेडर पे। तो लेडर कौन से तरफ, कौन से साइड घूमने का ट्राई करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. दैट शुड बी टेकन Negative. नेगेटिव, Negative. दैट नेगेटिव। शुड बी टेकन नेगेटिव। वेरी गुड, चलो ये खत्म। अब W, अब W का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, W का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये रहा, ये दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W। तो मुझे सोच के बताओ कि ये जो W का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका, अब हमने जो रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया हुआ है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0.5 meter. 0.5. एग्जैक्टली 0.5 होगा, एकदम बराबर है। वैसे आप ट्रिगोनोमेट्री से भी फाइंड कर सकते हो। यस सर, पूरा 1 मीटर है तो हाफ कर देंगे। हाँ, तो 1 मीटर है तो उसका एग्जैक्ट मिडल में से ये पास होगा W का लाइन ऑफ एक्शन, बिकॉज ये मिड पॉइंट ही है लेडर का, ये लेडर का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो यहाँ से बीच में से ही पास होगा। परफेक्ट। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो आई शुड राइट 1.5 हियर। क्या ये बराबर हमने सोचा है? नहीं, ये बराबर है या नहीं है, एक बार सोच लेते हैं। ये 3 है और मिडल तो 1 ही आएगा, 1 का हाफ ही आएगा, एग्जैक्टली बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.5। परफेक्ट। चलो अब मुझे बताओ ये शुड बी पॉजिटिव, टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. तो देखो आप सोचो कि ये अगर आपको पकड़ना है पॉइंट ओ को पकड़ लो, लेडर वहां से पकड़ लो और W का जो फोर्स है वो लगाओ लेडर के ऊपर, लेडर को पकड़ो पॉइंट ओ से और W का फोर्स लगाओ, तो लेडर कौन से साइड घूमने का ट्राई करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. Anti-clockwise. That's why it should be taken positive. It should be taken positive. Is that Positive. friends? Yes, sir. Friends, okay. अब मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स का ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ओ से पर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये फ्रिक्शनल फोर्स का रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। meter. अरे देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो ये पॉइंट ओ में से ही पास हो रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पॉइंट ओ में से ही पास हो रहा है। 0. तो कितना होगा इसका? तो 0। 0. हाँ, तो ये चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। और N2 का भी लाइन ऑफ एक्शन आप देख सकते हो कि वो में से ही पास हो रहा है, तो ये जो N2 है ना उसका भी
ओ में से ही पास हो रहा है, तो उसका भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0. चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये W कितना है भैया? तो लेडर का जो वेट है वो 20 kg है, तो W इक्वल्स टू माझी, तो 20 इंटू 9.8। तो ये जो W का जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना है, 196 न्यूटन। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो फ्रेंड्स W का वैल्यू हमारे पास है, तो क्या हमको N2 भी मिल जाएगा? N2 का वैल्यू 196 न्यूटन। Yes. इज दैट क्लियर टू यू? सर ये W का कैसे किया, ये एक बार फिर से बताओ। हाँ, W इज इक्वल टू क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, जी, माँ जी। M कितना है, लेडर का वेट कितना है, 20 तो 20 इंटू 9.8 लिख सकते, पता चल गया। ओके। चलो अब आपके यस सर। -N1 इंटू 2√2 इज इक्वल्स टू, देखो ये तो 0 0 ही है, और इसको इस साइड ले जाओ तो -0.5 इंटू W। अब ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो N1 इंटू 2√2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू W। अब W का वैल्यू तो हमारे पास है, कितना है भैया, 196। तो चलो एक काम करो, 0.5 इंटू 196 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1.41, चलो N1 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। करो चलो, 0.5 इंटू 196 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1.41, N1 कितना मिलता है देखो। सर ये पता नहीं चला, वो नेटवर्क इशू था ना। नहीं, जस्ट आपको ये कैलकुलेट, 34.75. ये 35 sir. 0.5, हाँ, तो ये जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जस्ट आपको कैलकुलेटर यूज करना है। तो क्या आता है आंसर N1 का, 34.75. 34.75 न्यूटन। एंड कैन आई से दिस इज आल्सो द F1, दिस इज आल्सो द F, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये F भी है? Yes. तो F भी वही हो जाएगा, तो Yes, sir. टू N1 इज इक्वल टू 30.4.75 न्यूटन। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है कि रिएक्शन बाय द वॉल एंड रिएक्शन बाय द फ्लोर। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर अब मिलेगा हमको। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि रिएक्शन बाय द वॉल कितना होगा, that is R1, and R1 is equals to only the N1. So reaction by the wall will be only 34.75 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ कि रिएक्शन बाय द फ्लोर क्या आएगा, 196 तो Newton. R2 इज इक्वल्स टू, नहीं 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 भैया, तो उसमें N2 का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 196 का स्क्वायर करो प्लस करो 34.75 का स्क्वायर, तो करो तो क्या आता है, 196 का स्क्वायर करो फिर 34.75 का स्क्वायर करो, दोनों का एडिशन करो और फिर स्क्वायर रूट निकालो, क्या आता है बताओ मुझे। बोलो क्या आएगा आंसर, 199. अच्छा अप्रोक्सीमेटली 199 है। तो यहाँ पे है ना 34.75 नहीं आता है, किसी ने बताया कि 34.65 आता है, तो यहाँ पे 65 कर लेते हैं एक बार, कर लेना आप, एक देख लेना, ये 65 आ रहा है 75 है, जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ओनली। तो ये 65 लेके करेंगे, 65 लेके तो क्या आता है आंसर, फिर से एक बार करो तो 196 का स्क्वायर 34.65 का स्क्वायर और फिर दोनों का एडिशन करो, स्क्वायर रूट निकालो, तो अप्रोक्सीमेटली 198 या 199 समथिंग आ जाएगा। दैट इज द रिएक्शन बाय द फ्लोर। देखो तो क्या ये दोनों आंसर आ रहे हैं फ्रेंड्स, इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir.
दोनों आंसर बराबर है, देखो तो। 199। हाँ, ये 199 अप्रोक्सीमेटली आ गया, 198। और रिएक्शन बाय द रिएक्शन बाय द, ये एक्स्ट्रा है। ये डायरेक्शन फाइंड करने का बुला ही नहीं है, बट डायरेक्शन भी फाइंड किया है यहाँ पे, तो वो एक्स्ट्रा किया है। अदरवाइज दोनों आंसर आ रहा है, देखो। फिर भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आपको जो प्रॉपर लगे वो आप कर लेना। ओके, इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। ये एंगल कौन सा फाइंड किया है पता चला ना आपको? ये वाला एंगल फाइंड किया है इन दोनों के, एफ एंड एन टू के बीच में। ये एफ एंड एन टू के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो फाइंड किया है, इसका रिजल्टेंट फोर्स। तो ये एन टू डिवाइड बाई एफ, तो वो अल्फा ये वाला एंगल फाइंड किया है, बट वो पूछा नहीं है, पूछा है तो हम कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट भी यस सर। दूंगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज आल्सो द क्वेश्चन करस्पॉन्डेंट टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. ओके, गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 वी हैड कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10, 11 एंड 12 वी ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड। 13 भी हो गया है। चलो मुझे ये बताओ, 14 करा दिया है कि बाकी है? 14 हमने कर दिया है कि बाकी है, मुझे पता नहीं है, आप फटाफट बताओ मुझे। बाकी है या हो गया है? 14 हो गया है सर, हो गया है, श्योर? हो गया है। ओके। हाँ, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वाला Yes, sir. ये आपको बताया था कि ये शॉर्टकट यस याद सर। 2n पाई वाला है ना। एक रोटेशन करता है तो 2 पाई, तो n रोटेशन के लिए 2n पाई होता है, थीटा एंगल ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये कराया था ना मैंने। चलो, 15 बाकी होगा। Yes. Yes. यस सर। ओके, कम टू द 15th क्वेश्चन। चलो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है 15 के अंदर, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। 4 मार्क के लिए ये आ सकता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, और मतलब ऑलमोस्ट ऑल द इक्वेशंस इज यूज्ड। बेसिकली जो रोटेशन मोशन के जितने भी इक्वेशन है इसके अंदर यूज होते हैं, दैट इज वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स। देखो क्या लिखा है। A cord of negligible mass is wound around the rim of the flywheel of a mass 20 kg and radius 20 centimeter। देखो, अब फ्लाईव्हील की बात है, तो मुझे ये बताओ कि फ्लाईव्हील को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके रिम पे वाउंड किया है स्ट्रिंग को, कोड को, तो फ्लाईव्हील को आप क्या कंसीडर कर सकते हो? बताओ, सर्कल। फ्लाईव्हील को आप क्या कंसीडर कर सकते हो? Ring. रिंग या डिस्क? Yes. रिंग या डिस्क, बोलो दोनों में से। रिंग रिंग। Ring. नहीं, रिंग। अरे फ्लाईव्हील जो होता है वो आपका डिस्क होगा, रिंग नहीं होगा, फ्लाईव्हील है ये। तो ये एक्चुअली आपका डिस्क होगा। तो ये जो फ्लाईव्हील है वो आप नहीं खेलते, वो बच्चे खेलते हैं ना डिस्क के साथ, फ्लाइंग डिस्क। तो फ्लाईव्हील इज लाइक अ फ्लाइंग डिस्क, वो डिस्क है। तो मैंने ऐसा बोला कि डिस्क है, तो दिल में से कुछ आवाज आई आपके? Moment of inertia. मतलब क्या होगा? हाफ एम आर स्क्वायर। वेरी गुड, इट विल बी अ हाफ एम आर स्क्वायर, वेरी गुड। और यहाँ पे जो है ना वो कोड है, ऐसे कोड है, ये उसका सेंटर है। ओके, फाइन। तो क्या है कि कोड इज ऑफ अ negligible mass is wound around the rim of the flywheel of a mass 20 kg and radius 20 centimeter। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? हमको मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड। सबसे पहले हम एक काम करते हैं और सब भूल जाते हैं, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते हैं। व्हील इज अ डिस्क, फ्लाई व्हील इज अ डिस्क, डिस्क मान के चलेंगे
मास जो है वो उसका 20 kg है, रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको, ये 2 2 जा कैंसिल, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 0.2 का इसका 0.04 इंटू 10 मतलब 0.4 बचेगा kg मीटर्स का। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल गया, पर मुझे करना क्या है, करना ये है कि स्टेडी पूल ऑफ 25 न्यूटन, मतलब यहाँ पे 25 न्यूटन फोर्स हमको अप्लाई करना है। तो 25 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया हुआ है और applied on the code as shown in figure. The flywheel is mounted on a horizontal axle with the frictionless bearings. Compute the angular acceleration. चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्स ऐसे हम अप्लाई कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ये जो फ्लाईव्हील है ना वो रोटेशन करेगा, ये फ्लाईव्हील रोटेशन करेगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मुझे टॉर्क मिल जाएगा ना तो मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिल ही जाएगा। तो हमको पता है कि टॉर्क कैसे मिलता है। R क्रॉस F। वेरी गुड, आर क्रॉस एफ। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आर एफ साइन अल्फा साइन थीटा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? मुझे ये बताओ, यस सर। आपका आर यहाँ से रोटेशन होगा, मतलब रेफरेंस पॉइंट ये होगा आपका, तो ये आपका आर हो गया और ये आपका एफ हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। 90, 90। तो अब ये जो फ्लाईव्हील का रेडियस जो है ना वही आपका आर है, तो आर है आपका रेडियस 0.2 है एंड फोर्स आपका 25 न्यूटन है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। 1। का टॉर्क हो जाएगा 25 टू ज़ा 50 मतलब 5 हो जाएगा, 5 न्यूटन इंटू मीटर। अब टाउ इज इक्वल्स टू आपको पता है कि आई अल्फा, तो अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको टाउ बाई आई करना पड़ेगा। आपका जो टॉर्क है वो है 5, आपका जो आई है वो है 0.4, तो ये आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 5 बाई 0.4 करोगे तो 50 डिवाइड बाई 4, तो 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आपको मिल गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन नाउ? सेकंड क्वेश्चन क्या है भैया? 1 फाइंड द वर्क डन वर्क बाय मुझे द फाइंड पुली करना है। वैन। ओके गुड। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे वर्क फाइंड करना है, तो वर्क हम दो हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा दिया हुआ है कि व्हेन द 2 मीटर ऑफ द कोड इज अनवाउंड, 2 मीटर कोड अनवाउंड हो रहा है तो कितना वर्क होगा। तो हम यहाँ पे वर्क, अनवाउंड का मतलब सर? अनवाउंड का मतलब वो जो, अब ये आप पतंग चगाते हो क्या? यस सर। तो वो जो फिरकी होती है डोरी कैसे निकलती है बाहर, दैट इज कॉल्ड अनवाउंड। अनवाउंड का अनवाउंड होगा ना। तो जैसे ये जो स्ट्रिंग है ना वो पूरा जो कोड है वो वाउंड किया हुआ है, तो वो ग्रेजुअली थोड़ा बाहर निकलेगा, उसको अनवाउंड बोलेंगे। तो ये रोटेट, ऑब्वियसली ये रोटेट होगा और ये जो जो स्ट्रिंग है, ये जो कोड है वो नीचे आएगा ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो अब ये वर्क डन आप दो हिसाब से फाइंड कर सकते हो। एक चीज ऐसी है कि आप फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट कर दो। फोर्स आपने लगाया हुआ है 25 एंड डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है 2 मीटर का, तो ऐसे आपको मिल जाएगा वर्क डन 20 फुट 50 जूल। और एक चीज आप कर सकते हो, एक चीज अगर ये नहीं करना है तो और एक चीज आप कर सकते हो, आप वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा भी कर सकते हो। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा। तो इसके लिए आपको थीटा फाइंड करना है। टाउ टॉर्क तो है आपके पास, टॉर्क तो आपके पास ऑलरेडी है, टॉर्क आपके पास 5 है, आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक रोटेशन होता है, अगर एक रोटेशन होता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई नहीं, मुझे ये बताओ कि एक रोटेशन होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना, लीनियर मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, डिस्टेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो एन रोटेशन होगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा?
कैन आई से n into 2 pi r? Yes, sir. बट ये n into 2 pi तो क्या है, आपको पता है n into 2 pi तो क्या है? वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. Evolution. इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. याद करो, एक रोटेशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है, तो n रोटेशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई. तो इसका मतलब अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, उसको रेडियस से डिवाइड करोगे. यू कैन ऑल्सो सिंपली थिंक लाइक एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो यहाँ पे कितना स्ट्रिंग अनवाउंड हो रहा है, स्ट्रिंग कितना अनवाउंड हो रहा है? 2 meter. 2 मीटर. तो ये जो लेंथ ट्रैवल होगा वो 2 मीटर होगा. और रेडियस कितना है भैया? 20 centimeter. 0.2. मतलब 0.2. तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये अनवाउंड होते टाइम? 10. तो 10 आपका हो जाएगा 10. तो अब आपका वर्क डन मिल जाएगा आपको. वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. टॉर्क कितना है भैया? 5. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 5. है, तो वापस से आपका वर्क डन कितना मिला आपको? 50 जूल मिला. तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Yes. भी कितना मिलता था? वो भी 50. था ना. तो आप दो हिसाब से फाइंड कर सकते हो, बट ये रोटेशनल मोशन है तो ऐसे फाइंड करना जरूरी है. चलो, क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आपको मिल गया टॉर्क, मिल गया एंगुलर डिस्प्लेस, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया आपको, वर्क डन मिल गया. अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट. मुझे काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स, कोई मुझे बताएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? Half I omega square. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो इसका मतलब कि मुझे आई तो मेरे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे पास है 0.4. तो मेरे पास आई तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट मुझे क्या फाइंड करना चाहिए? तो पहले तो फिर मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा. मुझे ओमेगा Omega. चाहिए. चलो, ओमेगा कैसे मिलेगा ये बताएगा मुझे. हाँ, मेरे पास थीटा है मेरे पास थीटा तो है, तो मुझे ओमेगा फाइंड करना है. तो बताओ भैया. हाँ, मुझे ये भी दिया हुआ है कि व्हील स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल ओमेगा 0 है, ऐसा भी दिया हुआ है. चलो, अब तो बता दो. Theta is equals to Omega. omega naught t plus half देखो, टाइम तो है ही I. नहीं हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास. Omega minus omega naught square is equal to 2 alpha theta. वेरी गुड. तो ये ओमेगा तो मुझे फाइंड करना है, ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा नॉट तो 0 है. अल्फा का वैल्यू जो है ना वो 12.5 है, और ये थीटा 10 है. तो फाइनली ओमेगा का स्क्वायर मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा. ओमेगा का स्क्वायर क्या मिलेगा भैया? 10 इंटू 12.5 मतलब 125 इंटू 2 मतलब 250. चलो, ये मुझे मिल गया, ओमेगा का स्क्वायर 250 मिल गया. अब काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाएगा हाफ आई का जो वैल्यू है ना वो 0.4 है इंटू 250 ओमेगा स्क्वायर. तो चलो, ये 250 डिवाइड बाई 2 मतलब 125 इंटू 0.4 करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो तो. 50. 50. 50. तो अब डी क्वेश्चन ऐसा है कि कंपेयर द आंसर ऑफ द पार्ट बी एंड सी. तो बी का जो आंसर है वो भी 50 है, सी का आंसर भी 50 है, तो वो होना ही चाहिए ना. क्यों होना चाहिए? तो ये सेम तो होना ही चाहिए ना. क्यों होना चाहिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द Work energy theorem. work energy theorem, work done should be the equals to the change in kinetic energy. Change in kinetic energy is only equals to the final kinetic energy, because initial kinetic energy तो 0 ही है. तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के जितना होना है वो लाजमी है, वो प्रॉपर है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम को फॉलो करता है. तो हमने डी ऑप्शन में, हम क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई बी एंड सी का आंसर सेम है, और वो प्रूफ है. किसका प्रूफ है?
कि यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉलो तो अप्लाई हो रहा है, उसका प्रूफ है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस सर। तो इट इज अ गुड क्वेश्चन। बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूला हमने यूज कर दिए एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ गुड क्वेश्चन। सो मेथड वही है जो मैंने कराया यहाँ पे, वही मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख लेना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कैसे आया। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन रेडियस ऑफ द व्हील कहाँ से आया? तो आप सिंपली ऐसा याद रख सकते हो, इसको सिंपली ऐसा याद रख सकते हो कि एंगल को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये लिख दो, आपके पास अगर नोट्स आपके सामने है, आपके पास है, तो ये लिख ही दो, बिकॉज अभी तो समझ में आ जाएगा, बट 3-4 दिन के बाद आपको ऐसा होगा कि भाई ये कहाँ से आया, ऐसा पता नहीं चलेगा। ये लिख ही दो आप। तो फ्रेंड्स ये सारे इलस्ट्रेशंस यहाँ पे मैंने खत्म कर दिए। ओके, सो इलेक्शन नंबर 16 तो ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैंने होमवर्क में दिया है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन थर्ड भी होमवर्क में कर लेना आप। फोर्थ हम बाद में करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ हम बाद में करेंगे। 6 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो थ्योरेटिकल ही है। 7th भी होमवर्क में दे रहा हूँ। 8th क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे अभी। 6th एंड 7th में आपको, हम 4th एंड 5th में बाद में कराऊंगा। 6th एंड 7th में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अभी मैं जो आपको करा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, आराम से सुनना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो क्या है क्वेश्चन वो देख लेते हैं पहले। नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ weight W is suspended at the wrist by a 2 strings of a negligible weight as shown in figure। देखो पहले फिगर को देखो, क्या देखा आपने? सिस्टम, पूरा सिस्टम देखा आपने। 2 स्ट्रिंग के द्वारा एक निग्लिजिबल स्ट्रिंग का मास तो निग्लिजिबल है, बट बार जो है ना उसका वेट W है और उसको ऐसे सस्पेंड किया हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों स्ट्रिंग जो है ना वो वर्टिकल के साथ, वॉल के साथ, उसका एंगल भी हमको दिया हुआ है 36.9 एंड 53.1 ऐसा दिया हुआ है हमको। द बार इज ऑफ अ 2 मीटर लॉन्ग। कैलकुलेट द डिस्टेंस D of a center of gravity of the bar from the left। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है वो मुझे फाइंड करना है। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जहां पे हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि उसका पूरा वेट सस्पेंडेड है, वो कहां पे है, वो पॉइंट, वो मुझे फाइंड करना है। देखो ये किस टाइप का किस टाइप का बार है? यूनिफॉर्म बार है या नॉन यूनिफॉर्म बार है? देखो तो पहले तो ये ध्यान से देखो। तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म बार होता तो उसका वेट हम कहाँ पे लगाना पड़ता मुझे? उसका वेट सेंटर पे। उसके सेंटर पे ही मुझे लगा। उसका यूनिफॉर्म अगर बार होता तो उसका वेट जो है ना वो एग्जैक्टली सेंटर पे ही अप्लाई हो रहा है, ऐसा सोचना लाजमी होता। बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बार है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका जो रिजल्टेंट वेट है वो हम ऐसा नहीं मान सकते कि उसके सेंटर पे है। तो वो कहाँ पे है वही तो फाइंड करना है। वो कहाँ पे उसका रिजल्टेंट वेट कहाँ पे अप्लाइड है वही तो मुझे फाइंड करना है। वो जो लेडर वाला क्वेश्चन था, लेडर वाला, उसमें यूनिफॉर्म लेडर थी
तो उसी की वजह से उसका वेट मैंने कहाँ पे लगाया था, उसके, सेंटर पे उस बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बार है, तो वही तो क्वेश्चन है कि उसका वेट कहाँ पे अप्लाइड है, वही तो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अब हम ये जो बार है उसके बारे में सोचेंगे। आपका सिंपल क्वेश्चन ऐसा है, सिंपल क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको जस्ट क्या करना है, ये वेट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, दो चीज करेंगे। कोई मुझे बताएगा कौन से दो चीज करेंगे? है कोई माइका लाल, कोई बताएगा मुझे? हम यहाँ पे वापस से वही दो चीज करेंगे। कोई बताएगा मुझे कौन से दो चीज की मैं बात कर रहा हूँ? सर कोई बताएगा? समेशन ऑफ टॉर्क, सर समेशन ऑफ टॉर्क। हाँ, हम एक बार कंडीशन अप्लाई करेंगे लीनियर इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन करेंगे इक्विलिब्रियम का, लीनियर मोशन, और दूसरी बार दूसरी हम बार कंडीशन अप्लाई रोटेशनल। करेंगे, दूसरी बार कंडीशन अप्लाई करेंगे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलो मुझे ये बताओ कि ये बार के ऊपर कौन कौन से यस सर। सोच के बताओ कि ये जो बार है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? वेट उसका वेट लगेगा। हाँ, वो वेट कहाँ पे लगेगा वही तो फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि वो वेट है ना एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। ये पॉइंट ए से वो एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, तो पॉइंट बी से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल जो बार का लेंथ है वो 2 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पॉइंट बी से वो डिस्टेंस? x minus 2. अरे भैया, 2 2 माइनस minus x. 2 minus x, sorry. चलो इतना समझ में आया। अपार्ट फ्रॉम दैट चलो और बताओ, और कौन कौन से फोर्सेस इस बार पे लगेंगे? दोनों स्ट्रिंग का टेंशनल Tension. फोर्स। हाँ, अगर टेंशनल string फोर्स है तो टेंशनल फोर्स होगा। इसका टेंशन T1 अज्यूम कर लेते हैं, इसका टेंशन T2 अज्यूम कर लेते हैं, बस खत्म बात। इतने तीन ही फोर्स लगेंगे, ये तीन ही फोर्स यहाँ पे लगने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये हम टेंशन T1 जो है ना उसके दो कंपोनेंट हम निकालेंगे। टेंशन T1 के दो कंपोनेंट निकालेंगे एंड T2 को भी दो कंपोनेंट निकालेंगे। T1 के दो कंपोनेंट निकालेंगे। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 36.9 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर, थोड़ी लैग हो रही है सर। सर थोड़ी लैग हो रही है। अचानक से नेट क्यों खत्म हो गया? ओके, कोई बात नहीं, वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो बार है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो आपने बताया कि तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से वाले? तो एक जो है उसका वेट लगेगा, तो वेट मैंने अज्यूम कर लिया कि वो एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। वेट जो लग रहा है वो अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस पे है। ये तो ये बता दिया मैंने, वेट बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कौन से फोर्स, ये आपका वेट हो गया एक्स डिस्टेंस पे, तो एक साइड से उसका डिस्टेंस एक्स है, तो दूसरे साइड से कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक्स के बदले डी अज्यूम कर लेते हैं। तो एक साइड से डी है तो दूसरे साइड से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 माइनस डी। वेरी गुड। तो ये डी अज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस डी, ये डब्ल्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट इस यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा, यहाँ पे टेंशन T2 लगेगा, राइट फ्रेंड्स? तो अब ये इसके यस सर। टेंशन T1 के, तो T1 का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? T1 sin theta. T1 cos 36.9। क्यों? बिकॉज
यहाँ पे जितना एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा. Am I right, friends? yes sir, alternating. हाँ, अल्टरनेट एंगल. और ये वाला जो दूसरा वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला कंपोनेंट, वो कितना होगा बताओ. Sine T1 sine 36.9 degree. 36. वेरी गुड. ओके. अब सिमिलरली अब T2 के कंपोनेंट डिराइव करेंगे. तो T2 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? T2 sine अरे cos नहीं. theta हाँ, cos यहाँ पे जो 53. एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा. तो ये क्या हो जाएगा? T2 cos 53.1 डिग्री. और ये वाला जो कंपोनेंट होगा क्या होगा जाएगा? ये वाला T2 sine 53.1. चलो T2 sin 53.1 डिग्री. चलो फ्रेंड्स, अब पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. तो मुझे ये बताओ कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन से इक्वेशन हम बना सकेंगे? चलो अब देखो, ये T1 एंड T2 के कंपोनेंट तो आ गए हैं, तो T1 एंड T2 को आपको सोचना नहीं है, वो भूल जाओ अभी. तो अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि 5 फोर्स लग रहे हैं. 5 फोर्स है, 2 ऊपर है, 1 नीचे है और 2 साइड में है. तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो चलो, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर के फोर्सेस इक्वल टू नीचे के फोर्सेस. चलो T1 cos 36.9 degree plus plus T2 cos cos 53.1 is equal to 53.1. W. वेरी गुड. वेरी गुड. तो अप्लाई करेंगे कंडीशन. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ. तो T1 cos 36.9 प्लस T2 cos 53.1 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू W. चलो, ये चीज आपको समझ आया फ्रेंड्स? Yes. Yes दूसरा sir. इक्वेशन, चलो दूसरा इक्वेशन लिखाओ मुझे. ये y डायरेक्शन. T1 sin T1 sine 36.9 is equal to 36.9 degrees T2 equals sin to 2 sine 53.1. 53.1 degree. T1 sin 36.9 is equals to T1 sin 53.1 डिग्री. T2 The sin. T2 sin. Sir T2. हाँ, लिख दिया. Is that clear to you friends? Yes sir. अब है ना, अब मुझे ये मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे अप्लाई कर दिए. अब मुझे क्या करना चाहिए? Rotational equilibrium. तो रिजल्टेंट टॉर्क मुझे 0 करना पड़ेगा. तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, कोई भी रेफरेंस पॉइंट. तो मैं है ना रेफरेंस पॉइंट ये वाला लेता हूँ, ये पॉइंट ए. आई विल कंसीडर, आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट. ये पॉइंट ए को. तो देखो, ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करेंगे ना, तो हमको बेनिफिट ये होगा कि ये T1 ये वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये वाला, नीचे वाले का फोर्स 0 हो जाएगा. और ये इसका भी लाइन ऑफ एक्शन, ये जो है ना उसका भी लाइन ऑफ एक्शन वहां से ही पास हो रहा है. देखो, हाँ, 0, तीनों का 0. हाँ, तीनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, बिकॉज ये तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो वहां से ही पास हो रहा है. इज दैट क्लियर? Yes sir. देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट ए को कंसिडर करेंगे हम रेफरेंस पॉइंट. तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 एंड ये नंबर 3, ये तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो वहां से ही पास हो रहा है. तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा. तो बचेगा कौन? बचेगा एक W और दूसरी. T2 cos 53.1 और W. चलो, तो रिजल्टेंट टॉर्क 0 करना है, तो एक बचेगा W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड T2 cos 53.1 डिग्री इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू 0. चलो, W से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से रेफरेंस, D है ना. D. वो हमने D अज्यूम किया हुआ है, वो हमने है ना D अज्यूम करके रखा हुआ है. तो ये D. अब मुझे बताओ सोच के कि इसको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा या नेगेटिव. आपको ये रोड को पकड़ना है पॉइंट ए से, और W अगर आप यहां से फोर्स लगाओगे, W का फोर्स, तो रोड नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा. अरे क्लॉकवाइज आप, होगा ना. अरे हाँ, Anti clockwise. अरे Anti clockwise. Anti-clockwise.
अरे कैसे एंटी क्लॉकवाइज होगा? आप मैं मेरी बात सुनो पहले। आपको ये पॉइंट ए को पकड़ लो, आप पॉइंट ए को पकड़ लो, पकड़ा पॉइंट ए को। यस सर, पकड़ा। और अब डब्लू जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करो। जिस डायरेक्शन में डब्लू लग रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स। और सर नीचे आपकी आवाज लैग हो रही है बहुत। हाँ, अभी आ रहा है प्रॉपरली? अभी आ रही है प्रॉपर? थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है सर अभी। तो ये डब्लू जो है ना, उस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो रोड नीचे जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेगा ना। पॉइंट ए से अगर आप पकड़ते हो और नीचे की तरफ अगर आप उसको फोर्स लगाते हो तो वो नीचे की तरफ जाने का ट्राई करेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का ट्राई, ऐसे जाने का ट्राई करेगा वो। तो क्लॉकवाइज हुआ ना, तो पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए? यस सर। तो पॉजिटिव लेना Negative. चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। चलो अब दूसरा वाला फोर्स कौन सा है? Negative. हाँ, दूसरा force कौन सा है? T2 cos 53 point. T2 cos 53.1 डिग्री। और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर 2 मीटर। कैसे 2 मीटर होगा? हाँ 2 मीटर ही होगा, सही बात है, बिकॉज हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो ए है, तो वहां से जो होगा वो 2 मीटर होगा। वेरी गुड। एंड दैट शुड बी टेकन पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। दैट शुड बी टेकन पॉजिटिव बिकॉज वो एंटी, Positive. हाँ एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 0। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir. ओके तो फ्रेंड्स, क्या आपको रोड का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर रोड का मास दिया हुआ है? क्या रोड का मास दिया हुआ है क्वेश्चन? No sir. नहीं दिया हुआ है क्या? ओके तो मुझे वो मास को एलिमिनेट करना पड़ेगा, डब्ल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द डी। कुछ भी करके मुझे डी फाइंड करना है। चलो कुछ भी करके मुझे, मेरे पास इतने इक्वेशन है, जस्ट ये 3 इक्वेशन आई हैव, एंड मुझे इसके ऊपर से डी फाइंड करना है। चलो इतने 3 इक्वेशन मेरे पास है, वो सब फिगर फिगर निकाल दो। तो ये 3 इक्वेशन मेरे पास है और मुझे डी फाइंड करना है कुछ भी करके। तो कैसे करेंगे? सर पर हमको तो W फाइंड नहीं करना। नहीं नहीं, डब्ल्यू थोड़ी फाइंड हमको, वो वहां वो डब्ल्यू फाइंड नहीं करना है हमको। क्या फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन फाइंड करना है, मतलब डी फाइंड करना है, लोकेशन फाइंड करना है हमको। इज दैट क्लियर टू यू? तो Yes sir. ओके तो अब एक चीज कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा W इंटू डी इज इक्वल टू, कैन आई से 2 इंटू T2 इंटू कोस 53.1 डिग्री। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? इज इट ओके? Yes, sir. अब आप एक काम करो, इक्वेशन 1 को ले आओ। इक्वेशन 1 जो है ना उसको ले आओ। T1 cos 36.9 प्लस T2 cos 53.1 डिग्री इज इक्वल टू W। अब ये W के बदले आप क्या लिख सकते हो? इज इट ओके फ्रेंड्स? देखो तो क्या ये चीज बराबर है? Yes sir. अब एक काम करो, पूरे इक्वेशन को है ना T2 से डिवाइड कर दो। पूरे इक्वेशन को T2 से डिवाइड कर दो। तो T1 अपॉन T2 इंटू कोस 36.9 डिग्री, T2 अपॉन T2 गेट कैंसल्ड, कोस 53.1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 कोस 53.1 डिग्री डिवाइड बाय डी। चलो ये चीज समझ में आया आपको? Yes sir. अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो।
तो इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर से मुझे बताओ कि T1 अपॉन T2 क्या होगा? T1 अपॉन T2 का वैल्यू क्या आएगा इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर से? sin 53.1 by sin 36.9. साइन 53.1 डिग्री डिवाइड बाई साइन 36.9 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये T1 अपॉन T2 का वैल्यू हमको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर से इनटू cos 36.9 डिग्री प्लस cos 53.1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 cos 53.1 डिग्री डिवाइड बाई डी। चलो अब मुझे ये बताओ कि साइन 53.1 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? साइन का टेबल आपके पास होना चाहिए। आपके पास साइन, मुझे ये बताओ नोट्स में देख के बताओ कि साइन 53.1 का डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 53.1 डिग्री का वैल्यू क्या है आपके पास? 0.77. अच्छा 0.711 क्या है 0.7? अरे बोल भी दो। 997. 0.7997 ऐसा। Yes, sir. कोस 36.9 का भी वही होगा। कोस 36.9 का भी वही होगा। क्यों? बिकॉज आपको पता होगा कि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस 36.9 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 36.9 डिग्री। तो ये साइन 90 माइनस 36.9 करोगे ना आप, तो ये आपका साइन 53.1 ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. ये साइन 36.9 का वैल्यू क्या है? साइन 36 नेचुरल साइंस आपके पास अगर हो तो साइन 36.9 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? 0.6004. चलो ये मिल गया। प्लस ये साइन कोस 53.1 डिग्री का होगा साइन 39। ये कोस 53 का मतलब साइन 39 साइन 36। तो ये साइन 36.9 का वैल्यू 0.6004 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0.6004 डिवाइड बाई डी। चलो मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन करके दो। इसका सिंप्लीफिकेशन करके दो। 0.7997 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.6004। इसका क्या आता है? कैलकुलेटर करो यार। इसका क्या आएगा? 0.7997 का स्क्वायर करो डिवाइड बाय 0.6004। क्या आता है आंसर इसका? Am I audible to you friends? Yes, sir. Yes, sir. तो कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? Sir, 1.0651. 1.0651 ऐसा बराबर है। Yes, sir. और उसमें एक काम करो, प्लस 0.6004 ऐड करो। प्लस 0.6004 ऐड करो। One 1.6655. four. आपने स्क्वायर किया था ना 1.6655। इसमें आपने स्क्वायर किया था ना, यहाँ पे स्क्वायर करके किया था ना सॉल्व। Yes, sir. ओके Yes, sir. इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0.6004 डिवाइड बाई डी। तो अगर डी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो 2 टाइम्स 0.6004 डिवाइड बाई
1.665। चलो करो तो क्या आंसर आता है? क्या रहा आंसर? टू इंटू 0.60 0.00480 0.00 0.00480 अच्छा, एंड इज इट द आंसर? क्या यही आंसर है? No sir, 0.7209 आता है. हाँ, करो तो लास्ट में फिर से करो। 2 इंटू 0.6004 डिवाइड बाई 1.665 करो। इतना कम नहीं आएगा, 0 पर ये गलत है, ये 0.00 गलत है। फिर से करो एक बार। क्या आता है? 2 इंटू 0.7 0.7 0.7209. तो 0.72 मीटर। तो देखो मैंने अलग मेथड से किया हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। फाइनल आप देख सकते हो कि आंसर सेम ही आ रहा है। देखो फाइनल आंसर वी गेट द सेम। इज इट ओके? Yes, sir. लास्ट आंसर आ रहा है वो सेम ही है, आप देख सकते हो। इज इट ओके? तो सर आपका मेथड बहुत सिंपल है, ज्यादा सिंपल। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ओके, तो आपको जो भी एडजस्ट फिर आपको जो भी समझ में आए वो आप कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ओके यस सर। Yes, sir. ओके। और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे एंगल ये वाला कंसिडर किया हुआ है। अगर यहाँ पे 36.9 है तो यहाँ पे भी 36.9 होगा, तो मैंने इसको कोस 36.9 कर दिया एंड इसको साइन कर दिया। तो मतलब पूरा मेथड ही चेंज कर दिया मैंने, बट फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर होमवर्क में दोनों मेथड लिख दें? नहीं, आपको जो भी समझ में आए वो आप लिखना। ओके ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ दो। 10 कराया कि बाकी है एक्सरसाइज का? ये एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन मैंने कराया कि बाकी है? बताओ फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज का 10th मैंने कराया कि बाकी है? अरे बोल भी दो। बाकी है सर. ओके, कम टू द 10th क्वेश्चन। ओके, तो देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, फिर उसके बाद आप जा सकते हो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट द टेंजेंट to the sphere given that the moment of inertia of the sphere about its diametrical axis is a 2/5 mass। करो तो पता ही है हमको। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m², बट मुझे फाइंड करना है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग टेंजेंशियली। तो उसके सेंटर में से अगर कोई एक्सिस पास होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी इंटरनेट का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो मैं ना अभी लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट टाइम ये पूरे न्यूमेरिकल्स जो बाकी है उसको हम खत्म करेंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. तो आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। होमवर्क वगैरह मैं आपको अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर। ओके बाय। Bye. Bye, sir.